Let's welcome CA Mukund Agiwal. He has scored All India rank 1 and he has scored 500 marks out of 600. So it's a big achievement. ये बहुत ही लाइफ टाइम का अचीवमेंट है. मतलब जब हम देखते हैं कि यार ऑल इंडिया रैंक 1 आई है, यू कैन एक्सपीरियंस कि इनको क्या फीलिंग आई होगी ऑल इंडिया रैंक 1 लाकर. तो दोस्तों एक इंटरेक्शन है हमारा मुकुंद के साथ, जिसमें कि हम ये समझना चाहेंगे कि इन्होंने किस तरीके से ऑल इंडिया रैंक 1 स्कोर करी और हमें भी इंस्पिरेशन मिले इनसे. ये बहुत बड़े इंस्पिरेशन है हम सभी के लिए, जितने भी सारे सीए स्टूडेंट्स की कम्युनिटी है उन सभी के लिए बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है कि हम भी ऑल इंडिया रैंक 1 लेकर आएंगे. तो मुकुंद, सबसे पहले तो तुम्हें सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस देना चाहिए मुझे. ऑल इंडिया रैंक 1. और साथ ही साथ ये ट्रॉफी. थैंक यू सो मच. वेलकम. I'll paste it over here. Sure. तो दोस्तों बहुत बड़ा अचीवमेंट है ऑल इंडिया रैंक 1 जो कि मुकुंद ने हासिल किया है. और मैं इनकी एक्सीलेंस को, इनके डेडिकेशन को और इनके हार्ड वर्क को सैल्यूट करता हूं. ऑल इंडिया रैंक 1 लेकर आए हैं मुकुंद और अपने सारे एफर्ट्स इन्होंने लगाए हैं. तो मुकुंद, सबसे पहले जो भी लोग यहाँ पर सामने बैठे हैं और जो इस वीडियो को देखेंगे, वो एक चीज तुमसे समझना चाह रहे हैं कि तुमने कैसे किया ऑल इंडिया रैंक 1. यानी वो इंटरेस्टेड हैं जिस दिन तुमने इंटरमीडिएट पास किया, राइट, तब से लगाकर तुमने किस तरीके से क्लासेस करी, किस तरीके से डेली तुमने पढ़ाई करी होगी क्लासेस के साथ साथ. एक बार क्लासेस ओवर हुई उसके बाद तुमने रिविजन्स कैसे करे और लास्ट 6 मंथ्स को कैसे मैनेज करा और आर्टिकलशिप को तुमने पढ़ाई के साथ कैसे मैनेज करा. मतलब यू हैव डन अ कमेंडेबल जॉब और हम सभी जानना चाह रहे हैं यहाँ पर. इनफैक्ट मैं भी जानना चाह रहा हूँ कि ऑल इंडिया रैंक 1 कैसे लाई जाती है. So to be honest, the journey started CA intermediate से. So मेरा intermediate में रैंक आया था ऑल इंडिया रैंक 24 and I still remember few of my relatives suggesting me कि आपका रैंक टॉप 10 में क्यों नहीं आया, सिंगल डिजिट रैंक आना चाहिए. So there were some reasons कि वो चीज़ नहीं हुई, बट वहाँ से कहीं ना कहीं मन में ये चीज़ था कि मैं इससे बेहतर कर सकता हूँ, I should do something better. देन फिर आर्टिकलशिप फेज आता है. सो आई ज्वाइन टू बिग फोर. इनिशियली चीज़ें ईजी रहती है फर्स्ट ईयर में. सो मैंने लेक्चर्स भी बहुत टाइमली स्टार्ट कर दिए थे एंड मैं ऑलमोस्ट सुबह लाइक आई यूज्ड टू डू लेक्चर, मैं फिर काम करता था और मैं रात में जाके उन्हीं लेक्चर्स, बिकॉज पहले हम प्रैक्टिकल सब्जेक्ट स्टार्ट करते राइट. सो उसकी प्रैक्टिस करता था. सो मैंने फॉर FR एंड AFM आई डिड दिस पार्ट की मैंने क्वेश्चंस की सेम टाइम पे रिविजन भी किया है. सो इट हैज हेल्प मी गेन अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस इवन बिफोर द स्टडी लीव. फिर जैसे जैसे आर्टिकलशिप का वर्कलोड इंक्रीजेस, चीज़ें मेरे लिए भी काफ़ी डिफिकल्ट होने लगी. तो बट देन आई नेवर गेव अप कि मुझे अपना द प्रैक्टिस विच आई डेवलप्ड इन द इनिशियल फर्स्ट ईयर उसे छोड़ना है. सो आई जस्ट बिलीव्ड इन माई सेल्फ कि मैं कर लूँगा. टिल द एंड ऑफ द आर्टिकलशिप आई थिंक मैंने सारे लेक्चर्स भी कंप्लीट कर लिए थे. आई थिंक मेरा अटेम्प्ट नवंबर से सितंबर हुआ ड्यू टू द चेंज इन द ICAI. सो उस कारण से मैंने लाइक ऑडिट को लाइक आई डिड सेल्स, तो वो मेरे लिए थोड़ा सा चैलेंज था. बट ड्यूरिंग द स्टडी लीव थिंग्स वेंट वेल. जो प्रीवियस लर्निंग्स थे उससे मैंने यही सीखा कि मैं बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लूंगा. जो एक दिन की चीज़ है उसे वहीं सॉर्ट करके अगले दिन सिर्फ उस पर आधा घंटा ये सोचना है कि कैसे इस चीज़ को इम्प्रूव करें. बट आई नेवर यूज टू कैरी द लोड ऑफ द प्रीवियस डे इनटू द नेक्स्ट डे. सो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था. और धीरे धीरे पढ़ाई करते करते मैंने ऑटोमेटिकली ये चीज़ मैनिफेस्ट करी कि अब मैं वो चीज़ रैंक जो आई वांटेड उसे हासिल कर सकता हूँ. सो दिस वाज माय मोटिवेशन व्हिच वाज बैक्ड बाय कांस्टेंट एफर्ट्स फ्रॉम माय एंड, बिकॉज आई हैव सीन दोस डेज वेयरिंग आई एम ट्रैवलिंग इन अ कैब एंड आई एम डूइंग माय लेक्चर्स. तो वो फेजेस भी आए थे, बट ओवरऑल इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस. आई लर्नड अ लॉट ड्यूरिंग द आर्टिकलशिप एज वेल एंड दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से कि बिग फोर से आर्टिकलशिप करने के साथ साथ भी चीजें मैनेजेबल है. राइट. तो जो मुझे इनसे बात करके 2-3 चीजें कंक्लूजन निकल रहा है वो ये है कि कभी भी आप येस्टरडे का स्ट्रेस नेक्स्ट डे ना लें. राइट. जैसे कि थोड़ा सा टेंशन होती पढ़ाई में, मतलब मुझे भी मेरे वो दिन याद आ रहे हैं कि स्ट्रेस में आ जाते हैं कि यार नहीं हो पा रहा है, कैसे करेंगे. डोंट कैरी द स्ट्रेस, क्योंकि उससे कुछ होना नहीं. दूसरी चीज जो मुझे समझ में आ रही वो ये है कि स्टार्ट अर्ली, क्योंकि बाद में आर्टिकलशिप में आपका टाइम ज्यादा लगता है
तो आप एटलीस्ट पहले स्टार्ट करेंगे तो यू हैव सफिशिएंट टाइम, और अगर आपके इरादे इतने बड़े हैं तो आपको अर्ली स्टार्ट करना पड़ेगा। और अभी आपने बातों बातों में बताया कि आपने ऑडिट सेल्फ किया है, यस, और इनके ऑडिट में 85 मार्क्स, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, करेक्ट करेक्ट। 85 मार्क्स ऑडिट में सेल्फ करके। तो ऐसे तो मेरा एएफएम का क्वेश्चन बनना चाहिए, बट मैं पहले एक्चुअली ऑडिट में अब ज्यादा इंटरेस्टेड हो गया हूँ, क्योंकि नॉर्मली स्टूडेंट्स ऑडिट में इतना स्कोर भी नहीं कर पाते, कोई भी क्लासेस ले ले, कुछ भी कर ले, मतलब पौड़ी लाना भी अपने आप में बड़ा टास्क है। तो एक थोड़ी सी गाइडेंस इससे पहले कि हम एएफएम की बात करें, ये लोग ऑडिट में 85 मार्क्स कैसे लेकर आए? ओके, सो जैसा मैंने आपको बताया, मुझे थोड़ा सा टाइम लैग था, बट मन में यही था कि मुझे सितंबर अटेम्प्ट देना है, सो आई डिसाइडेड मैं ऑडिट स्टार्ट करता हूँ। सो इनिशियली आई फिनिश विद एफआर एंड एएफएम, एंड देन ऑडिट से मैंने स्टार्ट किया। सो मैंने 2 टाइप की स्ट्रैटेजी बनाई थी कि मैं मॉड्यूल से फर्स्ट रिविजन करूंगा। सो while doing that first revision, मैंने I covered in depth. I think I gave around 17 days to audit for the first revision. बहुत in depth कवर किया और ये इंश्योर करा कि मेरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर है। एंड सिंस मेरा ऑडिट बैकग्राउंड से ही आर्टिकलशिप रहा है, तो थिंग्स मेरे लिए अंडरस्टैंडिंग वाइज दोज वर अ बिट इजी। आई वोंट से एकदम कंप्लीटली इजी, बहुत बहुत मतलब चीजें समझ में आने लगी। देन आई स्विच टू फैकल्टीज नोट्स। सो उनके नोट्स को मैंने यूज करा ताकि आई गेट रेडी फॉर द 1.5 days बिफोर द एग्जामिनेशन। सो ये स्ट्रैटेजी रहा। एंड ओवरऑल देयर वर डेज जहाँ मुझे फील हुआ कि नहीं हो पाएगा, या वो चीजें भी हुई थी, बट खुद को डेली मोटिवेटेड रखता था और ये कोशिश करी कि आई कवर ऑडिट 10 मिनट्स 15 मिनट्स देकर एक मैराथन रन कर लिया। सो वो लिंक कभी नहीं छोड़ा। इवन बिफोर द एफआर लीव्स, मतलब जो एग्जाम टाइम में हम एफआर के पहले जो टाइम देते हैं, उस पर भी मैंने एक ऑडिट का 3rd रिवीजन भी लिया। सो इट हेल्प द लॉट, क्योंकि सब्जेक्ट से टच कभी नहीं छोड़ा। अंडरस्टैंडिंग ऐसे डेवलप करी कि theory subjects में my strategy always was that I have to focus on those 30 marks of MCQs, because once you're done with that, वो आप पास हो ही रहे वो पेपर। So that was very essential. वाओ। तो ऑडिट में जो आपने मेन मटेरियल रेफर करा वो था स्टडी मटेरियल, उसकी एक इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग आपने ली है ना, Right. और फिर उन्हीं चीजों को आपने बार बार पढ़ा है ना। लगभग आपने बताया आपने 3 रिविजन्स करे, राइट? Right. ओके। आपने चीजें याद करी थी, रटनी भी पड़ी आपको, या सिर्फ समझ कर लिख कर आगे काम हो गया? आई थिंक कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। तो पहले समझा Okay. और फिर रटना भी पड़ा, बिकॉज एग्जाम में यू हैव टू पेस्ट दोस कीवर्ड्स। लाइक इट इज द फैक्ट जो हाँ. सबको पता है। हाँ. सो एग्जाम में वो कीवर्ड्स पेस्ट करना बहुत एसेंशियल है। बट दिस टाइम आईसीएआई व्हाट दे डिड वाज, इंस्टेड ऑफ मेकिंग थिंग्स टफ, उन्होंने थोड़े से वही कीवर्ड्स क्वेश्चंस में यूज करे। थोड़ा पेपर को ट्रिकी बनाना चाहा, तो उसके लिए वो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंटेंट मॉड्यूल को बहुत जरूरी था। सो द फर्स्ट स्टेप वाज क्वेश्चन आइडेंटिफिकेशन। उसके लिए एनालिटिक्स की जरूरत है जो अंडरस्टैंडिंग से आएगा, एंड जो लिखने का काम है उसके लिए थोड़ा मगअप करना पड़ेगा। ओके, मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन चलाना पड़ेगा। थोड़ा सा रटना तो पड़ता ही पड़ता है, क्योंकि हमें फैक्ट पता ही है थ्योरी में, और समझना भी एट द सेम टाइम जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके की क्वेश्चंस आईसीआई ने फ्रेम करे वो एनालिटिक्स लगाकर समझेंगे तो ज्यादा बेहतर लिख पाएंगे। और 85 मार्क्स एंड ऑडिट इज अनबिलीवेबल, मतलब बहुत है 85 मार्क्स। अब मैं मेरे सब्जेक्ट पर आता हूँ, एएफएम पर। थोड़ा सा हमारे सारे स्टूडेंट्स को गाइड कीजिए कि एएफएम ये कैसे प्रिपेयर करें, और 97 मार्क्स ये लोग भी कैसे लेकर आए। सो एएफएम में हमारे केस में सिंस मैंने जो फर्स्ट स्ट्रैटेजी बताई, एंड आई वाज ऑलवेज रिकमेंड टू ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स जो भी आर्टिकलशिप फेज में है कि आप अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, बिकॉज वो बहुत हेल्प करता है। क्योंकि स्टडी लीव में नो डाउट हम चीजें भूलते हैं, बट जब हम उस चीज को स्टार्ट कर देते हैं पहले से ही, तो वो चीजें बहुत जल्दी याद आने लगती है। देन एएफएम में सर माय फर्स्ट रिवीजन स्ट्रैटेजी वाज कि मैं सारे सम सॉल्व करूंगा। सो आई हैड अ सेपरेट प्रैक्टिस कॉपी फॉर दैट। सेकंड रिवीजन में आई कट इट डाउन, एंड आई देन एट द आई थिंक एंड ऑफ सेकंड रिवीजन आई स्टार्टेड रेफरिंग टू द चैंपियंस बुक। कि whatever I used to compare that, whatever questions I had marked for last month revision, I compared it with the champions book कि कुछ छूट रहा है तो मैंने champions book भी cover किया। And then in the last revision I think champions book is sufficient because of वहाँ पे theory भी, and you also get the practicals, and since मेरे टाइम पे एक दिन एक्स्ट्रा था, तो मैंने ऑलमोस्ट 80% ऑफ प्रैक्टिकल सम्स ओरली सॉल्व भी करे थे, तो वो बहुत हेल्प किया एग्जाम्स में। ओके, तो जो चैंपियंस बुक के अंदर रफली 125 क्वेश्चंस है, उसमें से 80% क्वेश्चंस आपने लास्ट डे पर ओरली सॉल्व भी कर लिए। राइट। ओके, ग्रेट। अब स्टूडेंट्स ये सवाल मुझसे पूछ रहे थे कि सर 97 मार्क्स लाने के लिए, और जब आप पेपर हाथ में ले रहे हो, पेपर आता है तो थोड़ा सा वो होता है ना गूज़बम्स की, यार क्या होगा क्या नहीं होगा, पेपर कैसा आएगा, तो आपकी फीलिंग एएफएम के पेपर में कैसी रही, और आपको करते करते कैसा लगा, और कैसे आपने 97 मार्क्स, मतलब कितना आपने कवरेज करा, कैसे स्ट्रेटेजाइज करा, ये थोड़ा सा और डिटेल उन 3 घंटों को हम समझना चाह रहे हैं जो आपने एएफएम में बिताया। So I'll start with the first paper, because एक लिंक है।
सो फर्स्ट पेपर में जो इनिशियल टाइम था मैंने बहुत सोचा था कि नर्वसनेस एकदम कम रखूंगा, बट जो इंसेप्शन के 15 मिनट्स रीडिंग के मिलते उसमें मैंने मैसेज कर दिया बिकॉज वो एग्जाम एंजाइटी तब आ गई। एंड उससे क्या हुआ, जो रीडिंग पार्ट था ऊपर ऊपर से क्वेश्चंस रीड कर रहा था, आई वाज नॉट एबल टू फ्रेम माय वर्ड्स। सो उस कारण से थोड़ा सा मेरा एफआर का पेपर, लाइक आई स्किप्ड ऑलमोस्ट 5 to 7 मार्क्स ऑफ दैट पेपर, वो चीज हुई। तो एएफएम में व्हाट आई डिसाइडेड वाज, मैं पहले से ही मतलब मैंने स्टडी मैट आधे घंटे पहले बंद कर दिया, एंड देन तो स्ट्रेटजी वाज स्टार्टिंग से पॉजिटिव रहना है, काम रहना है, एंड आई यूज्ड अ पेंसिल, मतलब दिस वाज अ चेंज फ्रॉम द पेपर वन, पेंसिल यूज करी, उससे स्क्रिबल करता था पेपर पे। सो इससे हेल्प ये मिला कि नर्व्स बहुत जल्दी काम हो जाती थी। एंड द गुड थिंग विद एएफएम पेपर वाज कि क्वेश्चंस देखे हुए आए थे, ओनली 1-2 क्वेश्चंस हैड दोस एडजस्टमेंट्स जिसमें कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे लेवल के अप्लाई हुए, बाकी क्वेश्चंस वर क्वाइट नाइस। तो अगर थोड़ा सा टाइम लिया भी प्रॉपर प्रेजेंटेशन के लिए तो भी पेपर वाज मैनेजेबल एंड विद इन टाइम कंप्लीट हो गया। और आपने पूरे 100 मार्क्स का अटेम्प्ट करा? राइट पूरे 100। और आपको कहाँ लगता है वो 3 मार्क्स कहाँ कट हुए, या कह नहीं सकते हैं? I think MCQ में तो नहीं कट हुए because I checked the answers, maybe in some presentation or some calculations. Okay. अच्छा, स्टूडेंट्स को कुछ बेसिक से डाउट्स रहते हैं। सबसे पहला कि वो कितने डेसिमल तक प्रेजेंटेशन जाना चाहिए, और मिलियंस, लैक्स, करोड़, ये थोड़ी सी बेसिक, और हाउ इम्पोर्टेंट द प्रेजेंटेशन इज, फॉर्मूलाज इनको लिखना है या नहीं लिखना है ना, या फिर आंसर आने के बाद उसको बॉक्स बनाना है, या फिर मतलब थोड़ी सी गाइडलाइन की ये लोग कैसे इनके मार्क्स बढ़ाएं। Okay, so I think marks के लिए it is essential कि presentation should be neat and clean. See, formatting का ऐसा रहता है कि आजकल ICI, like in my case पेपर में ICI specifies clearly कि आपको इतने decimals तक present करना है, and in case अगर उतने decimals तक if it is not specified तो आप क्या कर सकते हो कि you can present it to 4 decimals. I think that is the most safest option. And कुछ specific rules होते हैं like present value factor के you can do it up to 3 decimals. So वो आप questions करोगे तो वो आ जाता है। बाकी I didn't do इतना boxing, underlining, वो बहुत कम like audit paper में किया है, AFM में नहीं किया, but हाँ presentation इतना neat and clean होना चाहिए कि examiner is able to clearly see the answer, the steps which has been followed. Okay, great. और आपके, जो मुझे लग रहा है बात करके, कि आपके 100% क्वेश्चन करेक्ट हुए होंगे, कहीं ना कहीं कुछ माइनर एरर हुआ होगा जो हमारे 2-3 मार्क्स कटे, अदरवाइज 100 out of 100 भी ला सकते थे। मतलब जो मुझे बात करके लग रहा है he might have scored 100 out of 100 in AFM, that was possible for him, right? ओके, अब स्टूडेंट्स थोड़ा सा ना साइकोलॉजिकली भी प्रेशर में रहते हैं। मतलब आप तो फिर मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं, बट मैं एक एवरेज स्टूडेंट के एंगल से समझना चाह रहा हूँ कि वो किस तरीके से अपने आप को शेप अप करे सीए के एग्जाम्स के लिए। अच्छा, वो सिलेक्टिव जाए या इन डेप्थ जाए, वो आखिरी दिन कैसे मैनेज करे, वो 1.5 डेज वो कैसे मैनेज करे। जैसे एएफएम के लिए तो आपने बताया कि चैंपियंस बुक आपने करी लास्ट 1.5 डेज, एंड दैट वाज वेरी हेल्पफुल फॉर यू, बट रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स में ये किस तरीके से करें? So rest of the subjects में FR में since we have most of the time पहले, so उसमें बहुत आराम से एकदम calmly, because FR is the most lengthiest subject, बहुत आराम से चीज़ों को करा तो the things are manageable. बस you need to sort out कि क्या content आपको पढ़ना है before the exams and कितने questions आपको दे। Then talking about audit, audit was very tough to be honest to cover in those last 1.5 days, क्योंकि मेरे फर्स्ट रिविजन ही इतने लंबे हुए थे कि वो 1.5 डेज में मैं मतलब आई यूज्ड टू स्लीप अराउंड 3 to 4 hours, बस उतना ही हुआ था मेरा। बट यस, ऑडिट में आई यूज्ड टू रेफर अ मैराथन, सो देयर इज अ फैकल्टी ऑन द यूट्यूब, सो मैराथन उनका रेफर किया। सो उन्होंने ईच एसे को 10 to 15 मिनट्स में ही यूज्ड टू समराइज इट, एंड दैट हेल्प मी नॉट जस्ट इन द लास्ट 1.5 days बट इवन ड्यूरिंग द पीरियड जहाँ पे मैं ऑडिट नहीं पढ़ता था, बट आई यूज्ड टू कैच अप विद द ऑडिट थिंग्स जो कहते हैं कि वी शुड स्टडी डेली, तो वो मैंने रेफर किया, तो उससे मेरा काफी टाइम भी सेव हुआ। Then talking about DT, my focus on was whole coverage. So again, DT भी एक group 2 का lengthy subject है. So it is essential कि हम पहले से ही concepts इतने clear रखें that we just turn the pages या कुछ important topics देखा and we move ahead. और DT में it is tough to do last day questions, so I'll just suggest कि वो पहले ही practice हो जानी चाहिए। हाँ, moving on to IDT and I guess just a few more minutes. Yeah. So moving on to IDT, IDT में actually my faculty was so good that मुझे बहुत अच्छी concept clarity थी, so I was pretty sure कि अगर मैंने 50% of चीजें भी करी तो मैं exams manage कर पाऊंगा। So वो comfort था starting से, तो IDT बहुत freely गया मेरा। एंड IBS में तो ऑनेस्टली 1.5 डेज में आई वाज वेरी ब्लैंक कि मैं क्या करूं, बिकॉज एवरीबॉडी सो मच एग्जॉस्टेड, इतनी रातों जग थी कि
अब क्या ही पढ़ना है कि 7 पेपर्स आने वाले हैं, Right. उसमें से 5 कर लिए, 2 कर देखा लिए। जाएगा। हाँ। तो आईबीएस तो बस ऐसा ही था कि फ्रेंड से पूछ रहे आप क्या कर रहे हो, अच्छा मैं भी वो देख लेता हूँ। वो वही पीरियड था, मतलब आईबीएस फेल्ट एज इफ वी आर गोइंग फॉर अ हॉलिडे, टेकिंग सूटकेसेस और फिर वहां जाके एकदम बॉम्ब फुटा। ग्रेट। अब जैसे आपने बताया कि आप 3 to 4 आवर्स से स्लीप लेते थे, तो ये सिर्फ एग्जाम टाइम में था या उसके पहले जो 6 मंथ प्रिपरेशन होती है हाँ, उसमें इन्हें कितने आवर्स पढ़ना चाहिए, कितने आवर्स की स्लीप रिक्वायर्ड है इतने काम I चाहिए? think 12-13 hours of study during the exam leaves and 7 hours की sleep is essential, क्योंकि नॉर्मली हमारी आदत भी वही होती है आजकल। एंड एग्जाम टाइम में आई यूज टू स्लीप 4 hours, बट कुछ लोगों की अलग स्ट्रैटेजीज भी होती है। मेरा वो इसलिए था क्योंकि मुझे कंफर्ट तभी आता था जब मैं 100% कवर करूँ। तो उस चीज को इंश्योर करने के लिए मैं आई यूज टू लाइक गिव अप ऑन माई स्लीप आवर्स। सो पीपल यूज टू से कि थोड़ा एक्टिवनेस का इशू हो सकता है, बट वो माइंड एक्टिव रहता है बेसिस हाउ आई पोजीशन इट। तो इफ आई पोजीशन इट कि मुझे सब आता है तो फिर वो माइंड एक्टिव ही रहता है पेपर में। और एक और चीज जो आजकल कुछ स्टूडेंट्स करते हैं वो ये है कि वो लास्ट डे जो 1.5 डेज है उसमें भी रिवीजन वीडियोस देखते हैं, वो कितना सही है कितना गलत? वो आई थिंक कंफर्ट और सब्जेक्ट पे, मतलब सब्जेक्ट में कितना कॉन्फिडेंस है उस पर डिपेंड करता है। मैं ऑनेस्टली रिवीजन वीडियो सर इवन मैंने फर्स्ट रिवीजन में भी नहीं देखे, बिकॉज आई ऑलवेज बिलीव कि मैंने जो खुद से पढ़ा है, खुद से समझ लिया, वो मेरे लिए आई वाज वेरी मच कंफर्टेबल इन दैट। तो मैंने उस चीज को कभी रेफर नहीं किया। बट हाँ, स्टूडेंट्स रेफर करते हैं। आई थिंक वो लास्ट 1.5 डेज में ऐसा है कि आप कुछ नया नहीं पढ़ सकते। तो जिस भी चीज में आप कंफर्टेबल हो वो बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप उस चीज को इंश्योर करो। तो इट कैन बी रिवीजन वीडियोस फॉर समवन, इट कैन बी सेल्फ मेड नोट्स फॉर समवन। लाइक इन केस ऑफ एएफएम आपके सेल्फ मेड नोट्स मेरे पास थे, लाइक जो आप क्लास में डिक्टेट करते थे, तो वो काफी फ्रूटफुल है। ओके, ग्रेट ग्रेट। ये मेरी तरफ से ऑल इंडिया रैंक 1 मुकुंद से सवाल थे। क्या आप में से किसी का कोई सवाल है जो मैं आपकी तरफ से पूछूं? बट एग्जाम टाइम में आई रियलाइज कि लॉ और कॉस्ट, मैंने दो जो मिस्टेक्स करी उस पेपर में, एक मैंने आईडीज का मौत नहीं दिया, बिकॉज वहाँ एग्जाम टाइम एनवायरमेंट का जो फीलिंग है ना, माइंड 4 घंटे में इतने सारे सब्जेक्ट में जगल करने में बहुत थक जाता है। तो इट इज एसेंशियल कि पहले मॉक्स दे, तो वो प्रिपरेशन जरूरी है। दूसरा, मैंने लॉ और कॉस्ट को इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया। अगर उतना इंपॉर्टेंस देता तो मे बी जो थोड़ा मार्क्स का मेरा आईडीएस का अटेम्प्ट मिस हुआ, लाइक थोड़ा मार्क्स का आईडीएस का पेपर छूटा, वो नहीं। सो वो एसेंशियल है कि आप सारे सब्जेक्ट्स को इक्वली इंपॉर्टेंस दो। और तीसरी जो स्ट्रैटेजी जो मैंने फॉलो करी थी, मैंने कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ा। इस बार का जो आईबीएस पेपर था वो ऐसा था कि दे आस्क्ड वो चीजें जो वो मेन पेपर में नहीं पूछते, बीट एफआर एएफएम में तो फॉरेक्स में पूछते हैं, तो एएफएम के लिए वो नहीं बोलूंगा। ऑडिट, एफआर, डीटी, आईडीटी, यही चीज हुई कि दे आस्क्ड माइन्यूटेस्ट ऑफ द थिंग्स जो कि मेन पेपर में नहीं जनरली पूछी जाए। तो इट इज एसेंशियल कि आप 100% कवर करो, क्योंकि एग्जाम टाइम में इतने लेंदी केस स्टडीज देखकर फिर पेपर पूरा अटेम्प्ट नहीं होता है एंड कॉन्फिडेंस वहीं शैटर हो जाता है। तो वो बहुत जरूरी है। सेकंड, अगर आपका एस्पिरेशन है एआई लाना, तो वो प्रेशर नहीं बनना चाहिए कभी भी। वो एक मोटिवेशन होना चाहिए। लाइक कभी भी प्रेशर अगर आया ना खुद पे, तो अगर वो अचीव होना भी होता है तो वो बिगड़ जाता है। एंड दूसरी चीज जो होती है कि अभी जैसे रिजल्ट्स के टाइम पे अगर आपने सोचा एआई लाना है, वो नहीं आती, तो आप जो क्लियर हुए हो ना उसकी भी हैप्पीनेस चले जाए। तो एक एक्सटेंड तक माइंड को कैसे बैलेंस करना है, वो लिमिट करना, वो बहुत जरूरी है। दूसरी चीज, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा एसेंशियल है। कारण ये है कि अगर आपने खुद की स्ट्रैटेजी से डेविएट किया, खुद के कंफर्ट जोन से अगर आप बाहर निकल गए ना, तो फिर वो स्टडी लीव एक बोरिंग पीरियड बन जाता है, जिसके कारण आप अचीव नहीं कर पाते। तो माइंडसेट स्ट्रांग होना जरूरी है। आपका वाई क्लियर होना चाहिए कि आपको क्यों सीए करना है। मेरे लिए मेरा वाई क्लियर था एंड इसीलिए आई थिंक मैं राइट डायरेक्शन में गया। आई थिंक स्टडी लीव के पहले क्लासेस खत्म हो जानी चाहिए, उसके बाद भी चलता है, बट एक मेंटल कंफर्ट के लिए इट इज नेसेसरी स्टडी लीव के पहले आप कंप्लीट करो। एंड आई थिंक आप लोगों के केस में तो आपको 9 months ऑफ स्टडी लीव पीरियड मिलेगा, तो आप मे बी 5 months पहले तक उसे कंप्लीट करो। ओके, यू आर टॉकिंग अबाउट स्टडी लीव या लेक्चर्स पीरियड? लेक्चर्स। ओके, सो एफआर, एएफएम, आईडीटी, डीटी, बिट ऑफ ऑडिट आई ट्राइड, बट वो नहीं हुआ था, तो बस उतना। नहीं, एक्चुअली ऑडिट में कैसा था, सेल्फ स्टडी मैंने एग्जाम लीव्स के आई थिंक 4 months पहले भी स्टार्ट की थी, बट मैं टाइम नहीं दे पा रहा प्रॉपर्ली, तो मैंने उसे डेफर किया और फिर मेरा अटेम्प्ट ही अनाउंस हो गया, तो अल्टीमेटली स्टडी लीव नहीं हुआ। मुझे भी याद है, मैंने खुद ने भी जब सीए करा था तो मैंने ऑडिट सेल्फ ही करा था फाइनल में। मतलब ऑडिट सेल्फ डुएबल है, आपको बस अच्छे से स्टडी मटेरियल पढ़ना है, उसको मगअप भी करना है, समझना भी है। और आपकी तो फिर आर्टिकलशिप भी ऑडिट नहीं थी। राइट।
तो बहुत अच्छा इंटरेक्शन रहा मुकुंद आपसे, मतलब आई फील ऑनर्ड कि तुम आए यहाँ पर और इंटरेक्ट करा, एंड आई एम अ प्राउड फैकल्टी कि तुम मुझसे बड़े, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा ऐसा। मैं एक बार मम्मी पापा को भी बुलाना चाहूंगा मुकुंद के। बहुत अच्छा लग रहा है कि मुकुंद ने ये कीर्तिमान स्थापित करा, और आपको कितना अच्छा लग रहा होगा। आई मीन आई कैन फील, मतलब पेरेंट्स, जैसे मैं कभी कभी क्लास में मोटिवेशन के लिए बताता हूँ, पेरेंट्स के लिए सबसे बड़ा सपना ही यही होता है कि मेरा बेटा कुछ कर दिखाए अच्छा, और इन्होंने बहुत ऊंचा नाम कर दिखाया, मतलब आई फील वेरी प्राउड ऑफ हिम। बहुत बहुत थैंक यू थैंक यू। पर आज खुशी की बात हो रही है कि गुरु से शिष्य को सम्मान मिला। नहीं, मतलब वो के सम्मान के काबिल है, मतलब ऑल इंडिया रैंक 1 इज अ बिग अचीवमेंट, यानी इतने सारे बच्चों में compete करके फर्स्ट आए हैं, मतलब वी फील ऑनर्ड बीइंग फैकल्टी, वी फील ऑनर्ड कि हमसे बड़े हैं। हाँ, हमारे सब्जेक्ट में 97 लेकर आए हैं, तो हमें और खुशी हो रही है। Okay, thank you so much, sir. Thank you everyone.